भूतिया पंचर वाला। मुंबई पुणे हाईवे अंधेरे में डूब चुका था। ठंड की वजह से हाईवे सुनसान था और सुनसान हाईवे पर एक कार तेजी से गुजर रही थी। बातें करते करते राघव और श्वेता रास्ता काट रहे थे कि अचानक कार ने संतुलन खो दिया और कार रास्ते के नीचे उतर आई। राघव, राघव संभालो! राघव ने जमकर ब्रेक लगाया। दोनों कार के बाहर आए तो कार का टायर पंचर था। शिट यार, स्टेपनी भी नहीं, अब क्या करे? ठंड में टायर का टेम्परेचर बिगड़ गया और ये फट गया। कहाँ था? स्लो चलाओ। राघव ने सामने देखा तो एक पंचर की दुकान चमचमा रही थी। थैंक गॉड, हो गया जुगाड़। हेलो, कोई है? दुकान से एक आदमी बाहर आया जिसने ठंड के कारण पूरा शरीर शॉल से ढक रखा था। कार पंचर हुई है, बना सकते हो? ठहरो, औजार लेकर आता हूँ। पंचर वाले की आवाज में भारीपन सा था। वो सामान लेकर आया। कार का टायर खोलकर उसने कार को जैक लगा दिया और पंचर बनाने लगा। श्वेता, ठंड बढ़ रही है, कार में बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ। श्वेता कार में बैठ गई और राघव हल्का होने चला गया। राघव वापस आया तो उसने देखा आग जल रही है और पंचर वाला अपना काम शांति से कर रहा है। आग देखकर राघव आग के पास बैठ गया। श्वेता भी गाड़ी से उतरकर आग के पास आ गई। कार में ठंड है क्या? बहुत। अचानक श्वेता का ध्यान आग पर गया तो वो चौंक गई। राघव, इसने तो हमारी कार का ट्यूब जला दिया। फिर ये पंचर कौन सा बना रहा है? अरे हाँ, ओ भाई, हमारा ट्यूब क्यों जलाया? उन्होंने पंचर वाले की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंचर वाला एक भयानक भूत बन चुका था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। ट्यूब जलाया क्योंकि मैं भी जला था। देखना चाहोगे कैसे? भूत श्वेता और राघव के करीब आया तो दोनों की सांसें रुक गई। भूत ने जलता हुआ ट्यूब उठाया और दोनों के गले में डाल दिया तो दोनों जलते हुए तड़प तड़प कर मर गए। इस हादसे का शिकार सिर्फ राघव और श्वेता नहीं थे। कोई भी कार हाईवे से गुजरती तो जरूर पंचर होती और पंचर वाला भूत पंचर बनाने के बहाने जलता हुआ ट्यूब गले में डालकर लोगों को मार देता। पुणे के कमिश्नर मौर्य अपनी कार के पास खड़े फोन पर बात कर रहे थे। हेलो, सुनो मुंबई कमिश्नर, मैं मौर्य बोल रहा हूँ। ड्रग्स माफिया टुंड्रा मुंबई में छिपा है। तुम्हारे कुछ पुलिस भी उसका साथ दे रहे हैं। वो पुणे से भागा है। तुम उसे और उन करप्ट अफसरों को पकड़ लो। मैं लिस्ट भेजता हूँ और मुंबई के लिए निकलता हूँ। सर, मैं भी चलता हूँ, अकेले जाने में खतरा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मौर्य कार में बैठकर निकल गया। मौर्य की कार तेजी से हाईवे काट रही थी। अचानक जोरदार ब्रेक लगकर रुक गई। मौर्य ने बाहर आकर देखा तो शिट यार, इसे अभी पंचर होना था। तभी पीछे से आवाज आई। फिक्र ना करो साहब, पंचर वाला औजारों के साथ हाजिर है। मौर्य ने देखा तो पीछे पंचर वाला खड़ा था। जरा जल्दी करना भाई, क्रिमिनल को पकड़ने जाना है। पंचर वाले ने टायर खोलकर जैक लगा दिया। मैं कार में बैठता हूँ, तुम पंचर बनाओ जल्दी। मौर्य कार में बैठ गया। पंचर वाले ने टायर से ट्यूब निकालकर आग लगा दी और कार की तरफ देखकर हंसता हुआ भूत बन गया। ट्यूब तैयार होते ही वो कार के पास गया और बोला, सर बाहर आइए, टायर लगाना है। तभी अचानक मौर्य को कॉल आया। हेलो, क्या कह रहे हो? ड्रग्स माफिया टुंड्रा पकड़ा गया और उसे साथ देने वाले पुलिस अफसर भी पकड़े गए। वेल डन, मैं पहुंच रहा हूँ। मौर्य कार से उतरकर बाहर आया तो पंचर वाला गायब था और कार का ट्यूब जल रहा था। मौर्य समझ गया कि गड़बड़ है। उसने पिस्तौल निकाला और झटके से पीछे मुड़ा तो उसके पीछे पंचर वाला भूत खड़ा हंस रहा था। कौन हो तुम? घबराओ नहीं साहब, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बदला पूरा हो गया है। कैसा बदला? टुंड्रा और करप्ट अफसर पकड़े गए ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? 2 महीने पहले एक रात टुंड्रा कार लेकर मेरे पास आया था। ए, सुन,
कार का पंचर बना, सिर्फ पंचर बनाना, कहीं और ध्यान मत देना। मैंने ट्यूब खोला, ट्यूब में से मुझे ड्रग्स के पैकेट मिले। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन वो टुंड्रा के साथ मिली हुई थी। कहा था ना, कहीं और ध्यान मत देना, भटका ध्यान गई जान। इसे जला दो टुंड्रा, बाकी हम संभाल लेंगे। उस रात टुंड्रा ने पुलिस के साथ मिलकर ट्यूब और टायर के बीच मुझे जलाकर मार डाला। फिर मैं भूत बन गया और इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया। मैं बेगुनाह लोगों को मारता रहा। आज टुंड्रा और अफसरों की गिरफ्तारी की न्यूज़ सुनी तो सुकून मिला। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कहकर पंचर वाला भूत हमेशा हमेशा के लिए आसमान में लुप्त हो गया। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया। दोनों पूना दादाजी के घर पहुंचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे, क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जेनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहां आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम?
तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही 2 कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया।